Okay, hello once again. Good afternoon, all of you. In the anatomy and the physiology portion, in the previous class, we were discussing about the urinary and the excretory system. In this, we completed with the introduction phase regarding the urinary system and the excretory system. And also, we are discussing about the organs of the urinary system, about the kidney. ठीक है, तो किडनी से रिलेटेड हमने डिस्कशन किए थे. ठीक है, नेक्स्ट वन, द किडनी के अंदर ही जो इसका जो सब ऑर्गन्स होता है, किडनी के अंदर जो एक्चुअल में जो फंक्शनिंग करने के लिए जो पार्ट होता है वो भी यूरिनरी ऑर्गन्स के अंदर इंक्लूडेड रहता है, तो वो रहेगा अबाउट द नेफ्रॉन. ठीक है, तो नेफ्रॉन वाले पार्ट से रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे. तो ये भी एक यूरिनरी ऑर्गन्स के अंदर इंक्लूडेड रहता है. ठीक है, तो आपके सामने जो ये डायग्राम जो बनाया गया है, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द नेफ्रॉन. ठीक है, तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इस टाइप का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इसके अंदर रहता है. ठीक है, सबसे पहले आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन है वो किया जाएगा. ठीक है, तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का रहता है. इसके अंदर जो ये ब्लड होता है, ठीक है, फिल्टर करने के लिए ब्लड, बॉडी के अंदर से जो ब्लड होता है वो इसके अंदर फिल्टर करने के लिए आता है. ठीक है, तो बॉडी के अंदर जो ब्लड होगा वो उसके अंदर फिल्टर करवाने के लिए, फिल्टर होने के लिए आता है. ठीक है, तो इसी की वजह से ये होती है वो थोड़ी मोटाई के अंदर होता है, क्योंकि ज्यादा ब्लड होता है वो उसके अंदर फ्लो करने के लिए आता है. वो किसके द्वारा आएगा? द एफरेंट आर्टरी. ठीक है, तो एफरेंट नाम की जो आर्टरी रहेगी, एफरेंट आर्टरी रहेगी, इस आर्टरी के द्वारा ब्लड होता है वो इस नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के अंदर जो ब्लड फिल्टर करने के लिए आता है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन, वो ब्लड आने के बाद में ये वाला एक जो ब्लड वेसल्स का एक पूरा पार्ट होता है. ठीक है, मतलब एक बना हुआ जो बंच होता है, मतलब जो ब्लड वेसल्स होती है उनका बना हुआ एक जो गुच्छे के जैसा, एक बंच के जैसा जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है वो एक ही जगह के ऊपर मिलती है. ठीक है, तो उस पार्ट को हम बोलेंगे द ग्लोमेरुलस अपैरेटस. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे द ग्लोमेरुलस अपैरेटस. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इस वे के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, वो एक पूरा बंच होता है, एक बंच का फॉर्मेशन करती है. तो उस बंच टाइप के जो स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे द ग्लोमेरुलस अपैरेटस. ठीक है, इस ग्लोमेरुलस अपैरेटस के अंदर छोटे छोटे उसके अंदर पार्ट होते हैं. ठीक है, मतलब छोटी छोटी उसके अंदर ओपनिंग होती है, उसको हम फेनेस्ट्रा के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो इस फेनेस्ट्रा के अंदर से जो ओपनिंग कितनी होती है, इसके अंदर से कोई भी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसके अंदर फिल्टर होके आ जा सकता है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन, द फिल्टर होने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल होगा वो यहाँ से इस बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाता है. ठीक है, और यदि फिल्टर होने के बाद में जो ब्लड होता है वो वापस यहाँ से फिल्टर होने के बाद में आगे की तरफ बढ़ जाता है इस एफरेंट आर्टरी के द्वारा. ठीक है, ये वाला रहेगा एफरेंट आर्टरी जो ब्लड फिल्टर करने के लिए लाती है. यहाँ से वो ऐसे ये चलने के जैसा काम करता है, जैसे कि लिक्विड को छानने के लिए जो छलनी होती है. ठीक है, तो छलनी के जैसा काम करता है. ये छोटे छोटे ब्लड वेसल्स का एक बंच बना हुआ होता है. ठीक है, जिसको हम ग्लोमेरुलस अपैरेटस बोलते हैं. ठीक है, फिर यहाँ से फिल्टर होने के बाद जो ब्लड होता है वो वापस बॉडी से बाहर जाता है. ठीक है, तो बॉडी के अंदर जो फिल्टर हुआ जो ब्लड होता है वो किसके द्वारा जाएगा? द इफेरेंट आर्टरी. ठीक है, इस इफेरेंट आर्टरी के द्वारा फिल्टर होने के बाद में ब्लड होता है वो वापस बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होने के लिए जाता है. और जो बना हुआ जो वेस्ट मटेरियल जिसको हमने बोला था यूरिन. ठीक है, तो यूरिन नाम का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके अंदर आएगा? ये वाला जो पार्ट होता है तो बोमन कैप्सूल. ठीक है, मतलब जो एक धनुष के शेप का जो एक कैप्सूल के जैसा जो पार्ट होता है जिसको हम बोमन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन, बोमन कैप्सूल से वो आगे फिल्टर करेगा इसकी ट्यूब के अंदर. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये प्रॉक्सिमल ट्यूब, मतलब जो बोमन कैप्सूल के नजदीक में होती है. ठीक है, मतलब ये जो ट्यूब होती है ये बोमन कैप्सूल के नजदीक में होती है. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पीसीटी. ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब. ठीक है, तो ये वो होगा द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब. ठीक है, तो इसको हम पीसीटी के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, इसको हम पीसीटी बोलेंगे द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब. ठीक है, देन नेक्स्ट उसके अलावा ये जो ब्लड जो यूरिन जो बना हुआ है वो आगे बाहर निकलने के लिए आगे पहुंचेगा. फिर आएगा लूप ऑफ हेनले. ठीक है, मतलब ये पतला जो एक जो हेयर मतलब बालों में लगाने की जो
होती है, उस पिन के शेप का एक टाइप का जो एक ट्यूब होती है जिसको हम लूप ऑफ हेनले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो यूरिन होगा वो यहाँ से फ्लो करने के बाद में आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, वो वाला जो पार्ट रहेगा ये रहेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, मतलब डिस्टल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो बोमन कैप्सूल वाला जो पार्ट होता है उससे दूर होता है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ नजदीक में, ठीक है, और डिस्टल का मतलब होता है नीचे वाला। ठीक है, तो नीचे वाला का मतलब रहेगा वो थोड़ा दूर रहता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, और उसके बाद में सारा नेफ्रॉन होता है वो एक कॉमन जो एक पाइपलाइन होती है। ठीक है, इस कॉमन पाइपलाइन के अंदर जुड़ा हुआ होता है जिसको हम बोलेंगे द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो नेफ्रॉन वगैरह होते हैं वो इसके अंदर ओपनिंग इसके अंदर होती है, और इस कॉमन पाथवे के अंदर से जो यूरिन होता है वो आगे उसके अंदर पहुंचता है। ठीक है, तो ये रहेगा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ओके, द नेक्स्ट वन रहेगा अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन के इंट्रोडक्शन फेज से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एज अ नेफ्रॉन इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक है, मतलब जो किडनी होती है तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब जो किडनी होती है वो अपना जो फंक्शन होती है वो किस सेल के बेसमेंट के ऊपर करती है, तो वो सेल्स रहेगी अबाउट द किडनी के अंदर रहेगा वो नेफ्रॉन रहता है। ठीक है, तो किडनी के अंदर जो एक्चुअल में जो किडनी होती है वो किस सेल के बेसमेंट के ऊपर काम करती है, तो वो होती है द नेफ्रॉन। ठीक है, एज एग्जांपल जैसे कि नर्वस सिस्टम होता है, तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन होता है, तो अपना जो ब्रेन होता है वो किस सेल के ऊपर वो काम करता है, उसकी जो न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स होता है वो ब्रेन के अंदर जो फंक्शनल यूनिट होती है, तो ब्रेन के अंदर सारे जो फंक्शन होता है वो किसके द्वारा फुलफिलमेंट होता है, अबाउट द न्यूरॉन। ठीक है, सेम एज इट इज जो किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का काम होता है, ब्लड को फिल्टर करने का, तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलने का, तो ये जो प्रोसेस होता है वो किसके अंदर एक्चुअली में होता है, वो होता है इन द नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, तो नेफ्रॉन होता है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है। ठीक है, एज ईच किडनी कंटेन द अप्रोक्स 1 to 1.3 मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन्स। ठीक है, एक किडनी के अंदर मतलब एक जो किडनी होती है उसका जो साइज 12 जो सेंटीमीटर तक और 7 सेंटीमीटर उसके जो उसकी चौड़ाई होती है और 3 सेंटीमीटर उसकी जो मोटाई होती है, तो उस टाइप की जो किडनी के अंदर अप्रोक्स 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन से लेकर 1.3 जो 1.5 मिलियन तक उसके अंदर नेफ्रॉन्स उसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं। छोटे छोटे माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े होते हैं वो उसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अप्रोक्स द नेफ्रॉन इज अबाउट 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, मतलब एक जो नेफ्रॉन होता है वो इतना छोटा सा साइज का 3 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग उसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये 3 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग अभी मैंने आपको वो दौड़ के बताया। ठीक है, वो दौड़ने के बाद में वो इतना बड़ा दिख रहा था, बट एक्चुअल में वो इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, वो ओनली फॉर 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ही उसके अंदर होता है। इसीलिए तो वो इतनी सी छोटी सी किडनी के अंदर लगभग उसके अंदर 1.5 मिलियन तक जो नेफ्रॉन्स होता है वो उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर साइज होता है वो बहुत ही 3 to 5 सेंटीमीटर छोटा ही होता है। ठीक है, वो मैंने आपको बड़ा आपको माइक्रो जो जूम करके बताया। ठीक है, the next the 1% of the nephron decrease every year after the age of the 45। ठीक है, और इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि 1% मतलब जो 1 मिलियन या फिर जो 1.5 मिलियन तक के जो नेफ्रॉन्स हमारी किडनी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो 45 साल मतलब 45 इयर्स का जो ओल्ड का पर्सन जो हो जाता है, मतलब ओल्ड एज के अंदर आ जाता है, तो ओल्ड एज के अंदर ऐसा होता है कि 1% मतलब 1 मिलियन में से जो 1% होता है वो किडनी होती है वो उसके अंदर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डैमेज होने लग जाता है। ठीक है, मतलब नेफ्रॉन होता है वो उसके अंदर 1% जो 45 साल के उम्र के बाद में पर ईयर मतलब जो प्रत्येक साल के अंदर 1% जो नेफ्रॉन होता है वो उसके अंदर डिलीट होते रहता है, मतलब जो ऑटोमेटिकली उसके अंदर डैमेज होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए तो आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज जो बुढ़े लोग होते हैं उनके अंदर यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो पर ईयर उसके अंदर डैमेज होते रहते हैं। ठीक है,
The next one, the parts of the nephron, ठीक है। तो parts of the nephron मतलब जो nephron का जो स्ट्रक्चर होता है, तो उस nephron के स्ट्रक्चर के अंदर मतलब जो आपने डायग्राम के अंदर देखा, तो वो के वो पार्ट्स रहेंगे, वो उसके स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। जैसा कि ग्लोमेरुलस अपार्टस, जो ग्लोमेरुलस जो ब्लड वेसल्स का एक जो बंचेस होता है उसको हम ग्लोमेरुलस अपार्टस बोलेंगे। फिर वो एक कैप्सूल के जैसा एक धनुष के जैसा सी शेप का जो पार्ट होता है उसको हम बोमन कैप्सूल बोलेंगे। देन नेक्स्ट जो बोमन कैप्सूल के जो नजदीक के अंदर जो ट्यूब होती है उसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब के नाम से जाना जाएगा, उसको हम पीसीटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट एक जो हेयर पिन मतलब जो माथे में लगाने की जो पिन के जैसा एक जो पतला सा एक मुड़ा हुआ जो पार्ट होगा उसको हम लूप ऑफ हैंडले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो बोमन कैप्सूल से दूर वाले जो ट्यूबुल्स होते हैं उसको हम डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो कॉमनली जो कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो मेडुला के अंदर कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम कलेक्टिंग डक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट भी नेफ्रॉन के पार्ट्स के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो आगे वन बाय वन हम डिटेल के अंदर इसके नेफ्रॉन के जो पार्ट से रिलेटेड उनका क्या फंक्शन रहेगा तो उससे रिलेटेड हम जो डिस्कशन करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वन रहेगा द पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन के जो पार्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वन जो नेफ्रॉन का जो पार्ट्स रहेगा अबाउट द ग्लोमेरुलस apparatus, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस apparatus से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। A closed and cup shaped bunch of the small vessels, ठीक है। मतलब closed end मतलब जो एक पूरा जो बंद एक जो कप शेप का जो पार्ट होता है, क्लोज एंड का मतलब होता है कि वो उसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती है, पूरा सा एक तो बंद जो कप शेप का जो एक पार्ट होता है इसका बना हुआ होता है द बंच ऑफ द स्मॉल वेसल्स, ठीक है। मतलब जो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो कैपिलरीज होती है, उनका पूरा बना हुआ एक पूरा जो बंच मतलब पूरा एक बना हुआ उनका गुच्छा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे द ग्लोमेरुलस apparatus, ठीक है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर रहेगा इसी को हम जो ग्लोमेरुलस apparatus के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है पूरा क्लोज एक पार्ट होता है, कप शेप स्ट्रक्चर का होता है और ये किसका बना हुआ होता है तो बंच ऑफ द स्मॉल वेसल्स मतलब छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है उनका बना हुआ एक जो पार्ट होता है, एक बना हुआ एक गुच्छे के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रेस्ट ऑन द बोमन्स कैप्सूल, रेस्ट का मतलब होता है कि किसके ऊपर जो झुका हुआ होता है या फिर किसके ऊपर वो बना हुआ होता है, ठीक है। वो किसके ऊपर वो रखा हुआ होता है, ठीक है। तो रेस्ट ऑन द बोमन कैप्सूल, ये जो सी शेप का जो एक कैप्सूल के जैसा जो पार्ट होता है उसको हम बोमन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो बोमन कैप्सूल के ऊपर रखा हुआ उसके अंदर रहता है, ठीक है। Then next the afferent artery drain the blood for the filtration, ठीक है। और इसी के अंदर ये जो afferent artery रहेगी, ठीक है। ये जो afferent artery का आपने स्ट्रक्चर के अंदर देखा था, तो ये afferent artery होगी, वो हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड होगा वो फिल्टर करने के लिए इस बोमन कैप्सूल के अंदर ब्लड होगा वो आएगा और यहाँ पे आने के बाद में इस बोमन जो ग्लोमेरुलस apparatus होता है उसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के अंदर वो डिवीजन उसके अंदर फ्लो उसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। Then next the network bunch of the vessels endothelium have the fenestration, ठीक है। मतलब ये जो ग्लोमेरुलस apparatus रहेगा तो इसके अंदर छोटा छोटा इसके अंदर छोटी छोटी ओपनिंग उसके अंदर रहती है, ठीक है। मीन्स इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर के अंदर दो उसके अंदर स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। ये जो छोटे छोटे इसके अंदर जो आपने घर के अंदर चलनी आपने देखा होगा चलनी, ठीक है। तो किसी भी को छानने के लिए रेस्ट जो यूज के अंदर ली जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर छोटे छोटे जो ओपनिंग इसके अंदर रहती है, इसकी भी आप जो एंडोथेलियम लेयर मतलब जो ये ब्लड वेसल्स होती है, तो ये जो ब्लड वेसल्स रहेगी तो इसकी जो एंडोथेलियम मतलब उसकी जो वॉल होती है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन के अंदर जो बंच रहेगा तो स्मॉल वेसल्स रहेगी, उनके जो एंडोथेलियम वाला जो पार्ट रहेगा उनके अंदर छोटी छोटी उसके अंदर ओपनिंग उनके अंदर रहती है, ठीक है। तो उसी ओपनिंग के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इस ओपनिंग के अंदर से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो
तो हमको वो जरूरत नहीं होती। हमारे ब्लड के अंदर ऐसे जो स्मॉल साइज के जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि छोटे स्ट्रक्चर होता है वो इसके अंदर से फ्लो होके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये यदि निकल जाएंगे तो हमारा ब्लड होता है वो उसके अंदर फिल्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो ब्लड होगा वो इस एफरेंट आर्टरी के द्वारा अंदर आएगा और यहाँ पे इसके अंदर इसकी जो स्मॉल वेसल्स की जो वॉल होती है उन वॉल के ऊपर छोटे छोटे जो फेनेस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। अभी इन फेनेस्ट्रेशन को हम बोलेंगे छोटी छोटी उसके अंदर ओपनिंग उसके अंदर होती है, ठीक है। और वो ओपनिंग कितने साइज की होगी 0.07 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर ओपनिंग, ठीक है। मतलब इसकी जो ओपनिंग कितनी रहेगी तो 0.07 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक इसके अंदर स्ट्रक्चर होगा तो वो उसके अंदर से फिल्टर होके आ सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा क्राइटेरिया रहेगा कि ब्लड के अंदर 0.07 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक के जो सारे जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल रहेगा वो उसके अंदर से फिल्टर होके वो यूरिन के फॉर्म के अंदर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर से फिल्टर होके वो बाहर आ जाएगा जिसका साइज होगा वो कितना कम रहेगा 0.07 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक का उसके अंदर जो मटेरियल होगा वो फिल्टर होके उसके अंदर आ सकता है। इसका रीजन क्यों होगा क्योंकि इसके अंदर से जो फिल्टर होने के लिए जो ओपनिंग है वो ही कितनी है 0.07 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इससे कम का साइज का जो कोई भी पार्टिकल रहेगा वो उसके अंदर से फिल्टर होके आ जाएगा और उसके बाद हमारा ब्लड है वो फिल्टर हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि सारे जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे ब्लड के अंदर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता उनका साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर ऐसा एडजस्टमेंट किया गया है कि बहुत छोटे से छोटा जो वेस्ट मटेरियल होगा वो उस किडनी के द्वारा फिल्टर होके वो बाहर जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड इसके अंदर जो फिल्टर होने के बाद में ये छोटा छोटा तो रहेगा फेनेस्ट्रेशन, ठीक है। बट इसी के स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए कि बड़े बड़े जो सेल स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी जो सेल्स आपको इसके अंदर दिख रही है वो क्या है इसके अंदर जो मैक्रोफेजेस सेल होती है, ठीक है। और वर्ड मैक्रोफेजेस का मतलब ये होता है कि इस बंच मतलब ये जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है तो इसके ब्लड के साथ में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो किडनी के अंदर कोई डैमेज वगैरह करने का उसके अंदर चांस होता है। तो इसी के अंदर क्या होगा कि मैक्रोफेजेस होती है जिसको हम मैसेंजियल सेल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब इस बंचेस के अंदर आप देख रहे हैं आपको जो बड़ी जो सेल्स की साइज है उसके अंदर दिख रही है तो वो क्या है द मैसेंजियल सेल्स, ठीक है। एट द वेसल्स बंच फॉर द मैक्रोफेजेस एक्शन, ठीक है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो उससे फाइटिंग करने के लिए मतलब उसको किल करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो सेल्स होगी जिससे किडनी का जो पार्ट होता है वो उसके अंदर नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है वो डैमेज होने से या फिर कोई भी इंफेक्शन लगने से वो सेफ्टी रखेगी। तो सेफ्टी रखने के लिए जो सेल्स रहेगी उसको मैक्रोफेजेस बोलेंगे, ठीक है। और इस ग्लोमेरुलस अपार्टस के अंदर कौन सी नाम की जो मैक्रोफेजेस रहेगी दैट नेम इज अ मैसेंजियल सेल, ठीक है। जो मैसेंजियल सेल्स रहेगी वो उसके अंदर मैक्रोफेजेस का काम उसके अंदर करेगी। इसके अलावा ये जो इसकी जो वॉल के ऊपर मतलब इसके बीच वाले पार्ट के अंदर जो रहेगा मैक्रोफेजेस बट इसकी जो वॉल के ऊपर जो छोटे छोटे जो ओपनिंग रहेगी वो फेनेस्ट्रा करेगा। वो क्या करेगा ब्लड के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको फिल्टर होने के लिए बाहर उसके अंदर भेजेगा, ठीक है। Then next the afferent artery carry the filtrate blood to the body, ठीक है। अब ब्लड फिल्टर होने के बाद में फिल्टर हुआ जो ब्लड होगा वो आगे इस इफेरेंट आर्टरी होगी तो एफरेंट आर्टरी से ब्लड फिल्टर करने के लिए आएगा और इफेरेंट से ब्लड फिल्टर होने के बाद में वापस बॉडी के अंदर कैरी उसके अंदर किया जाएगा, ठीक है। The next one the afferent artery drain more blood to filtrate, मतलब जो ब्लड होता है वो फिल्टर करने के लिए तो ज्यादा आता है, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली जो 800 ml मतलब 1800 ml जो ब्लड फिल्टर करने के लिए आता है और फिल्टर कितना होता है 800 ml, ठीक है। तो इतना होता है वो फिल्टर होने के लिए आता है और इतना फिल्टर होने के बाद में ज्यादा इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली जो साइज रहेगा, ठीक है। तो इसका साइज होगा वो बड़ा होगा क्योंकि इसके अंदर फिल्टर होने के लिए ब्लड होता है वो भी उसके अंदर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और फिल्टर होने गाढ़ा कितना है 800 ml, ठीक है। तो इसका
जो कैलकुलेशन होगा इसकी वजह से, तो एफरेंट आर्टरी होगी वो बड़ी होती है और वापस ब्लड फिल्टर होने के बाद में लेके जाने वाली जो आर्टरीज होगी वो उसके अंदर छोटी होती है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड का अमाउंट होता है वो कम होता है, क्योंकि ब्लड होता है वो धीरे धीरे उसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है, तो वापस फिल्टर होके जाने वाला ब्लड होता है वो कम अमाउंट के अंदर होता है, तो उसका साइज होता है वो भी छोटा होता है, ठीक है। जो एफरेंट आर्टरी होगी वो लार्ज साइज की होगी एंड द ब्लड फिल्ट्रेट स्लोली, सो इफरेंट आर्टरी कैरी लेस अमाउंट, सो इट इज स्मॉल, और वो उसके अंदर स्मॉल साइज का इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो आप इसके डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये एफरेंट आर्टरी वो बड़ी है और ये इफरेंट आर्टरी है वो उसके अंदर छोटे साइज की रहेगी, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द नेफ्रॉन का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर रहेगा अबाउट द ग्लोमेरुलस apparatus। ओके, तो सेकंड जो नेफ्रॉन का जो पार्ट्स रहेगा अबाउट द बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। तो बोमन्स कैप्सूल जो नेफ्रॉन का एक जो पार्ट होता है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। इट इज अ कर्व शेप्ड राउंड स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। मतलब ये एक कर्व शेप का एक जो राउंड एक जो स्ट्रक्चर होता है जो नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दैट फिल्ट्रेट द ब्लड फ्लो थ्रू इट, ठीक है। और जो फिल्ट्रेट जो ब्लड होता है, मतलब जो इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है वो फिल्टर होने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इसके अंदर से वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ेगा तो फिल्टर हुआ जो ब्लड होता है वो इसके अंदर से आएगा, और ठीक है। और बाई चांस यदि कोई इंपॉर्टेंट मतलब हमारा जो जरूरत का कोई स्ट्रक्चर होता है या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जरूरत होता है, ठीक है, तो वो इसके अंदर से यदि ब्लड के अंदर आ जाता है तो वापस अगेन जो ब्लड होता है वो इसके अंदर से फिल्ट्रेट होता है। सबसे पहले ब्लड होगा वो इसके अंदर से आएगा, इसके अंदर से वापस फिल्टर होगा, जो इसके अंदर से फिल्टर होने के बाद में ब्लड अगेन इस जो बोमन कैप्सूल वाला जो पार्ट होता है इस बोमन कैप्सूल से अंदर होके वो वापस फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द 250 माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है मतलब इसकी जो ओपनिंग होती है इसका जो ये डायमीटर उसका जो साइज होगा वो 250 माइक्रोमीटर तक इसके अंदर रहता है, उसका साइज होगा वो उसके अंदर बहुत ही डायमीटर होता है वो छोटा होता है, ठीक है। मतलब डायमीटर का मतलब रहेगा इसकी जो ये तो इसका जो ये ओपनिंग रहेगा इसको हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। लेंथ होगी वो उसकी लंबाई, ठीक है। चौड़ाई होगी वो उसकी चौड़ाई कितना चौड़ा है, ठीक है। पर जो उसका जो डायमीटर का मतलब होगा कि उसकी जो ओपनिंग उसके अंदर कितनी रहती है, ठीक है। The next each has the two layer, the basement membrane and the visceral layer, ठीक है। इसके अंदर जो दो लेयर्स उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये वाली जो लेयर्स रहेगी जिसके ऊपर ये बंच होता है वो उसके अंदर रखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके जो अंदर वाली जो लेयर्स होती है ये वाली जो लेयर्स होगी इसको हम विसरल लेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बोमन कैप्सूल के अंदर जो दो लेयर्स होगी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो अंदर वाली जो लेयर्स होगी वो उसको हम विसरल लेयर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। The next, the visceral layers contain the small opening called the podocyte, ठीक है। इसके अलावा आप एक मैकेनिज्म आप देखिए कि यदि ब्लड होता है वो ब्लड इसके अंदर से जो फिल्टर होने के लिए जाएगा फिर इसके अंदर फिल्टर होने के बाद में जो ब्लड होगा वो इसके अंदर से आ जाएगा, ठीक है। पर ये जो यहाँ पे जो ब्लड इकट्ठा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर से वापस ब्लड होगा वो आगे और फिल्टर होने के लिए जाएगा, ठीक है। पर यदि बाई चांस यदि कोई बड़ा स्ट्रक्चर यदि उसके अंदर से फिल्टर होके आ गया, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जो विसरल लेयर्स होती है इस विसरल लेयर्स के अंदर जो पोडोसाइट नाम की जो सेल्स होती है, ठीक है, तो और उसके अंदर ओपनिंग उसके अंदर रहेगी और उसका जो साइज होता है वो बहुत ही उसके अंदर कम होता है, ठीक है। तो 0.006 से लेकर 0.007 मतलब बहुत ही छोटा उसके अंदर ओपनिंग उसके अंदर रहती है, ठीक है। तो एट लास्ट के अंदर जो वेस्ट मटेरियल का यूरिन बनेगा तो उस यूरिन के अंदर तो इतनी साइज के जो स्ट्रक्चर होगा वही उस यूरिन के अंदर आउट उसके अंदर बॉडी के अंदर वापस बाहर जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बचा हुआ जो पार्ट होगा वो ब्लड वेसल्स है, आसपास के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उनके द्वारा वापस रीएब्सॉर्ब मतलब वापस उसको इंपॉर्टेंट होगा तो उसको वापस खींचा जाएगा, वापस उसको बॉडी के अंदर वो ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो ओपनिंग होती है वो 0.006 माइक्रोमीटर से 0.007 माइक्रोमीटर तक इसके अंदर छोटी
ठीक है। तो इसके अंदर इस टाइप का जो सेटलमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाई चांस यदि ब्लड वेसल्स के द्वारा जो ब्लड फिल्टर हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर से कोई इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस यदि बाहर फिल्टर होने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो उसको वापस रोकने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर स्मॉल ओपनिंग बनाई गई, ठीक है। इसके अंदर से क्या होगा कि ब्लड होगा वो फिल्टर होकर आगे वापस जाएगा, तो यूरिन के अंदर से बनने वाला जो पार्ट होगा वो इससे भी कम होगा, वो ही उसके अंदर से फिल्टर होकर यूरिन को बनाएगा, ठीक है। Then next, if by chance the large molecule filtrate from the glomerulus apparatus through it cannot be escape, मतलब इस जगह पोडोसाइट से वो बच के वापस नहीं जा सकता, उसको वापस बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म रहेगा। यहाँ से हमने देखा कि ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड फिल्टर करने के लिए आया, इसको फिल्टर हुआ, फिर वापस वो ग्लोमेरुलस apparatus के अंदर आगे वो वेस्ट मटेरियल जो बना हुआ वो आगे बढ़ता है। इसके अंदर से अगेन और फिल्ट्रेशन होगा किसके द्वारा, तो पोडोसाइट्स नाम की जो सेल्स होती है, इसके अंदर तो और भी ज्यादा इसके अंदर माइक्रो ओपनिंग मतलब छोटे छोटे ओपनिंग उसके अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द बोमन कैप्सूल, ठीक है। और ये बोमन कैप्सूल हो गया, आगे जाके ट्यूब वाला स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर वो कन्वर्टेड हो जाता है। तो ये रहेगा नेफ्रॉन का जो सेकंड पार्ट रहेगा अबाउट द बोमन कैप्सूल, ठीक है। देन नेक्स्ट जो थर्ड जो पार्ट रहेगा नेफ्रॉन का अबाउट द ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है, मतलब जो ट्यूब वाला जो पार्ट रहेगा नेफ्रॉन का, जो बोमन कैप्सूल से आगे वाला जो पार्ट होगा वो ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर का रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो बोमन कैप्सूल के नजदीक में जो ट्यूब रहती है, जो ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम बोलेंगे द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब अबाउट द पीसीटी, ठीक है। तो पीसीटी का मतलब रहेगा द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है। द नेक्स्ट वन, इसका जो लेंथ रहेगा, ठीक है, मतलब जो लेंथ का मतलब रहेगा इसकी जो लंबाई, मतलब ये बोमन कैप्सूल से लेकर जो दूसरा जो पार्ट रहेगा ये कितनी इसके अंदर लंबाई इसकी रहेगी, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई रहेगी वो 14 जो mm रहेगा, मतलब जो 14 जो मिलीमीटर तक इसका जो लंबाई इसके अंदर रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट डायमीटर, मतलब डायमीटर का मतलब रहेगा एज एग्जाम के जैसे कि ये एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब पाइप के जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये तो रहेगा पाइप का तो लंबाई इसके अंदर रहता है, ठीक है। पर पाइप का जो ओपनिंग होता है वो पाइप का ओपनिंग इतना ऐसा रहता है, तो ये जो ओपनिंग होता है वो यदि इतना डायमीटर इसके अंदर कितना होता है तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर के मतलब से आपको ध्यान रखना है कि डायमीटर का मतलब होता है जैसे कि कोई पाइप के जैसा स्ट्रक्चर होता है तो ये इसका ओपनिंग कितना होता है, ठीक है। तो ये जो पाइप का जो इसका ओपनिंग होता है ये इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब का कितना रहेगा 55 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 55 माइक्रोमीटर इस पीसीटी का माइक्रोमीटर के अंदर उसका डायमीटर होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इट इज थिक एंड द थिन पार्ट्स, ठीक है। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो आगे वाला जो पार्ट होगा वो मोटा होगा और निचले वाला जो पार्ट होगा वो थोड़ा इसके अंदर पतला होगा, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों पार्ट्स होते हैं, पतला वाला पार्ट भी होता है और मोटा वाला पार्ट भी इसके अंदर रहेगा, ठीक है। The next लाइनिंग विद द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। और जो इसकी जो लाइनिंग होगी मतलब इसकी जो वॉल होगी वो क्यूब शेप का जो एपिथेलियम होता है, क्यूब का मतलब होता है इस टाइप का जो क्यूब होता है, ठीक है, मतलब एक जो क्यूब नाम का जो एक स्ट्रक्चर होता है, इस क्यूब के शेप का जो एपिथेलियम होता है उस एपिथेलियम की लाइनिंग इसके ऊपर रहती है, ठीक है। तो इस टाइप का एपिथेलियम उसके अंदर लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी एट द पीसीटी वाले पोर्शन के अंदर। The next one, इसका जो फंक्शन क्या रहेगा, ठीक है। तो फंक्शन इसके अंदर क्या रहेगा कि आप सोचिए कि यहाँ पे ब्लड फिल्टर करने के लिए आया, ठीक है। यहाँ पे ब्लड फिल्टर जो उसके अंदर ब्लड को छान लिया गया, ठीक है। फिर उसके अंदर बोमन कैप्सूल के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन हुआ और वो यूरिन होगा वो अब आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यूरिन जो वेस्ट मटेरियल बनने के बाद में बाई चांस यदि उसके अंदर यदि पानी का हमको जरूरत है, ठीक है, मतलब किसी पर्सन को पानी नहीं पी रहा है और उसके अंदर पानी का जो एक्सक्रीशन उसके अंदर हो रहा है, ठीक है, तो पानी को वापस हमको लेने का जरूरत है, ठीक है। तो पानी का एब्जॉर्प्शन होगा वो 65% उसके अंदर हो सकता है सोडियम का या फिर अदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है मिनरल्स वगैरह होते हैं तो वो यदि यूरिन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, ये यूरिन के अंदर यदि आ गया, ठीक है, तो इसके इस पीसीटी वाले पोर्शन के अंदर 65% वाटर होता है वो
वापस रीअब्जॉर्ब का मतलब होगा वापस इसके आसपास के अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह होती है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर वापस ये जो होगा वो वाटर होगा वो ब्लड वेसल्स के अंदर वापस जा सकता है, ठीक है। तो वापस ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस किया जा सकता है। इसके अलावा सोडियम और अदर जो मिनरल्स होते हैं उनको भी 65% तक एब्जॉर्ब उसके अंदर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जरूरत हमको है तो, ठीक है, वरना तो यूरिन के अंदर वो आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा 100% ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इस पीसीटी वाले एरिया के अंदर क्योंकि हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि हमने इनकी जो ओपनिंग हमने देखी थी, जैसे कि एक के अंदर ओपनिंग होती है 0.7 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इनसे ये छोटा छोटा जो सारा स्ट्रक्चर होगा वो सभी इसके अंदर से यूरिन के बाहर में यूरिन के फॉर्म के अंदर निकल जाएगा। तो ग्लूकोज होता है वो हमको जरूरत होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज यदि बाहर जा रहा है तो इस पीसीटी वाले एरिया के अंदर इस टाइप की जो सेल्स होती है जो क्या करेगी 100% ग्लूकोज होगा उसको रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कर सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि 100% जो ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पे होता है, एट द पीसीटी वाले एरिया के अंदर। और पानी का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो 65% पीसीटी वाले एरिया के अंदर रहता है, ठीक है। और ये पीसीटी वाला जो पार्ट रहेगा वो आगे वाले पार्ट के अंदर वो उसके अंदर कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। तो ये पीसीटी वाला पार्ट होता है वो आगे जाके, तो ये आगे वाला पार्ट होता है वो पीसीटी का ठीक जो मोटा वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इस मोटे वाले जो शुरुआत वाले पार्ट को आप उसके अंदर पीसीटी वाले पार्ट के अंदर ऐड कर दीजिए। तो मोटा वाला जो पार्ट होगा वो असेंडिंग पीसीटी वाला पार्ट बोलेंगे, ठीक है। ये असेंडिंग वाला पार्ट है, ये पीसीटी का असेंडिंग वाला पार्ट है, मतलब जो शुरुआत वाला पार्ट है, ठीक है। और ये वाला जो पतला वाला जो पार्ट रहेगा वो नीचे की तरफ जा रहा है तो वो पार्ट रहेगा वो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द पीसीटी कहलाएगा, ठीक है। तो ये का उसके अंदर ऐड कर दीजिए। असेंडिंग पार्ट ऑफ द स्टार्टिंग वाला जो पीसीटी का पार्ट रहेगा वो असेंडिंग पीसीटी कहलाएगा और जो नीचे वाला जो पार्ट रहेगा वो डिसेंडिंग वाला ट्यूब के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन, ये जो पतला वाला जो पार्ट होगा आगे जाके एकदम बहुत ही पतला जो ट्यूब के जैसा एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लूप ऑफ हैंडले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक जो हैंडले नाम का जो पर्सन था इसने उसका नाम दिया था तो उसको हम लूप ऑफ हैंडले बोलते हैं। लूप का मतलब रहेगा एक बैंड, ठीक है, मतलब एक बना हुआ जो बैंड, मतलब इसके अंदर एक बैंड बना हुआ उसके अंदर रहता है, ठीक है। दैट इज हेड पिन स्ट्रक्चर। और उसका जो स्ट्रक्चर होगा जो गर्ल्स के बालों में लगाने के जो पिन होता है उसके शेप का रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कंटिन्यू डाउनवर्ड टू द पीसीटी, ठीक है। मतलब ये जो पीसीटी वाला जो पार्ट होता है उससे डाउनवर्ड, मतलब जो डिसेंडिंग पीसीटी वाला जो पार्ट होता है उससे डाउनवर्ड उसके अंदर कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और वो यूरिन बना हुआ होगा वो इसके अंदर वापस फिल्टर होके वो आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। The next made up of the columnar epithelium, ठीक है। और इसकी जो लाइनिंग होगी वो कॉलम के जैसे बनी होगी, जैसे हम कॉलम कैसे बनाते हैं इस कॉलम के शेप का उसके अंदर जो वॉल इसके अंदर रहेगी, इसकी जो दीवार होगी उसके अंदर जो लेयर्स होगी वो कॉलमनर टाइप का जो एपिथेलियम होगा उसका बना हुआ होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, इसकी जो लेंथ होगी वो सेम इज दिस, उसकी जो लंबाई होगी वो भी उसके अंदर 40 mm उसके अंदर रहेगा, ठीक है। इसका जो डायमीटर होगा वो थोड़ा कम होगा क्योंकि ये पतला है तो इसकी जो ओपनिंग होगी मतलब उसका जो डायमीटर होगा वो उसके अंदर कम होगा। डायमीटर इसका 15 माइक्रोमीटर तक उसके अंदर रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इसका जो काम क्या रहेगा, द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर और द मिनरल्स, ठीक है। पर यदि पीसीटी के द्वारा यदि कोई वाटर का रीएब्जॉर्प्शन यदि बाकी रह गया, ठीक है, तो यदि और हमको यदि यूरिन में से वाटर को एब्जॉर्प्शन करना है या फिर मिनरल्स का हमारा जरूरत है तो यूरिन में से वाटर को और मिनरल्स को वो सीधा रीएब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी इस लूप ऑफ हैंडले के द्वारा रहता है, ठीक है। तो ये पार्ट रहेगा द लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। द नेक्स्ट जो लूप ऑफ हैंडले से आगे जो नेफ्रॉन का जो पार्ट होगा वो सेम एज इट इज जो पीसीटी वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। तो वैसा का वैसा जो
कॉमन कैप्सूल से दूर वाला जो पार्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, डीसीटी। ठीक है, डीसीटी का मतलब द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। ठीक है, मतलब जो ये कॉमन कैप्सूल से थोड़ा दूर की तरफ, मतलब जो नीचे की तरफ रहता है, तो उसको हम बोलेंगे द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। ठीक है, द एंड पार्ट ऑफ द ट्यूब ऑफ द कॉमन कैप्सूल, मतलब कॉमन कैप्सूल जो ट्यूब वाले पोर्शन के अंदर कन्वर्टेड होती है, तो उसका जो लास्ट पार्ट होगा वो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब होता है। ठीक है, इसका जो लेंथ होगा वो 14 mm तक होगा और उसका डायमीटर, मतलब उसकी जो ओपनिंग होगी वो 50 जो माइक्रोमीटर तक उसके अंदर रहेगी। ठीक है, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पीसीबी वाला जो पार्ट होता है, एक मोटा सा और एक पतला सा जो पार्ट होता है। तो पतला पार्ट होगा वो लूप ऑफ हेनले से आगे तरफ ये जो पार्ट होता है वो पतला होता है और आगे मोटा पार्ट होता है। तो इसके भी जैसे कि पीसीबी का जो पार्ट हमने देखा था, एक मोटा वाला पार्ट, एक पतला वाला पार्ट। ठीक है, तो सेम इसका भी एक पतला वाला पार्ट और जो मोटा वाला पार्ट, ये ऊपर की तरफ जा रहा था असेंडिंग की तरफ, और ये वापस नॉर्मल तो डिसेंडिंग पार्ट के अंदर डिवीजन किया गया है। ठीक है, then next at the thin part the fluoride reabsorption and the diuretics act on it। ठीक है, मतलब ये डीसीटी का ये वाला जो पतला वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे जो फ्लोराइड होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और जो यूरिन को बढ़ाने के लिए, मतलब किसी पर्सन को यूरिन नहीं आ रहा है तो यूरिन को बढ़ाने के लिए जो दवाइयां देते हैं, मतलब किडनी की जो प्रॉब्लम होती है, जब पर्सन को यूरिन नहीं आ रहा होता है तो उसके अंदर एक जो दवाई देते हैं। ठीक है, जो यूरिन को आउटपुट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यूरिन को आउटपुट बढ़ाने के लिए जो दवाई होती है, जो आगे के क्लासेस के अंदर आप डिस्कशन करोगे सेकेंड ईयर के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। ठीक है, तो ये डायूरेटिक्स नाम की जो दवाइयां होती है वो कहां पे जाके एक्ट करती है, द एक्ट ऑन द थिन पार्ट ऑफ द डीसीटी। ठीक है, तो डीसीटी का जो पतला वाला जो पार्ट होता है वहां पे जाके जो डायूरेटिक्स का जो एक्शन होता है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, एट थिक पार्ट द वाटर इज रीअब्सॉर्ब। ठीक है, और जो थिक वाला जो मोटा वाला जो पार्ट होगा उस मोटे वाले पार्ट के अंदर वाटर होता है और जो मिनरल्स होता है वो उसके अंदर रीअब्सॉर्प्शन उसके अंदर होता है। ठीक है, तो इसी वे के अंदर जो यूरिन होता है वो यहाँ से भी डिस्टल वाले पोर्शन के अंदर आता है और वहां तक वाटर और मिनरल्स का हमको यदि जरूरत है तो वो उसके अंदर रीअब्सॉर्ब उसके अंदर होते रहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट रहेगा तो डीसीटी वाला पोर्शन। ओके, तो नेफ्रॉन का जो लास्ट वाला जो पार्ट रहेगा अबाउट द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो डीसीटी वाला जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड जो ट्यूबुल वाला जो पार्ट होगा उससे आगे जो सारे जो नेफ्रॉन वाला जो पार्ट होता है वो कॉमनली एक जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर के अंदर अपना जो वेस्ट मटेरियल जो उन्होंने फिल्टर किया है वो एक कॉमन जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जाना जाता है। तो उसके अंदर उस यूरिन को उसके अंदर ड्रेन किया जाता है, मतलब वहां पे जाके उसको यूरिन को छोड़ा जाता है। ठीक है, a large tube collect the urine from the many nephrons commonly connect to it। ठीक है, मतलब इसके अलावा देखिए कि एक कलेक्टिंग डक्ट रहेगा, तो यहाँ से ये नेफ्रॉन जुड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ देखिए ऐसे के ऐसे सेम तरीके से एक और भी नेफ्रॉन उसके अंदर जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये नेफ्रॉन इसके अंदर जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे वाले पोर्शन के अंदर सेम दूसरा भी नेफ्रॉन वही इसके अंदर जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो इसी पोर्शन के अंदर एक या दो से ज्यादा, ठीक है, जो नेफ्रॉन होता है वो जुड़े हुए होते हैं। तो इसका यूरिन भी इसके अंदर आएगा, इसका यूरिन भी इसके अंदर आएगा और इसका यूरिन होगा वो भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये एक टाइप का जो एक लार्ज ट्यूब होता है जिसके अंदर जो बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स होता है वो अपना यूरिन होता है वो एक जगह के ऊपर डालते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट फ्लो एट द वेस्ट माइनर कैलिक्स। ठीक है, और इसके बाद में जो फ्लूइड होता है, मतलब जो यूरिन होता है वो आगे जो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म के अंदर बाहर जाने के लिए वो माइनर कैलिक्स वाला जो किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर वो आगे बढ़ता है और वापस उसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है। इसका जो लेंथ उसके अंदर रहेगी वो 22 मिलीमीटर तक की रहेगी, मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो लंबाई होगी वो 22 मिलीमीटर की और उसकी जो डायमीटर होगा वो 50 माइक्रोमीटर तक इसके अंदर रहेगा, मतलब उसकी जो लंबाई होगी वो उसके अंदर ज्यादा रहेगी। ठीक है, अभी ये कलेक्टिंग डक्ट होता है वो नेफ्रॉन के अंदर जो किडनी वाले पोर्शन के अंदर किस वजह से जो एडजस्ट रहता है
उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इसको डिटेल के अंदर हम देखेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह के अंदर किडनी के अंदर एडजस्ट रहता है, ठीक है। तो हमने देखा कि मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन्स होते हैं वो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मिलियंस ऑफ जो नेफ्रॉन होंगे वो उसके अंदर इस तरीके से एडजस्ट रहता है, ठीक है। अभी आप देखिए कि ये बोवन कैप्सूल वाला पार्ट, ठीक है, ये ब्लड को फिल्टर के लिए आने वाला, ठीक है। फिर यहाँ से जो ब्लड होगा वो फिल्टर होने के बाद यूरिन बनेगा, यूरिन होगा वो यहाँ से फिल्टर होने के बाद में ये आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट क्यों होगा कि इस जो नेफ्रॉन वाला पार्ट है वो भी इसके अंदर ओपनिंग हो रहा है, ये वाला है वो भी इसके अंदर खुल रहा है, ये वाला है वो भी इसके अंदर ओपनिंग हो रहा है, और ये वाला है वो भी इसके अंदर ओपनिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर से ये ओपनिंग होगी तो ये आएगा इस वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स, ठीक है। मतलब माइनर कैलिक्स मतलब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। एज एग्जांपल यहाँ से जो फिल्टर होने के बाद में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाता है, जो सबको शामिल करके रखते हैं, सभी का यूरिन होता है वो एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में इस स्ट्रक्चर को यदि आप देखें, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाने के बाद में कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाने के बाद में जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है वो बचता है, ठीक है। तो किडनी के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है वो बचता है, तो इसको हम बोलते हैं द माइनर कैलिक्स, ठीक है। तो इस माइनर कैलिक्स के अंदर जाएगा, और इस माइनर कैलिक्स के अंदर ऐसा होता है कि कुछ पेस मेकर होते हैं, जो मैंने कल की क्लास के अंदर बताया था कि जो पेस मेकर होता है वो यूरिन के जो फ्लो को बढ़ाता है। यदि यूरिन हमको फास्ट इसके अंदर से फ्लो करना है तो फास्ट भी उसके अंदर से जा सकता है और स्लो भी उसके अंदर जा सकता है, वो रेगुलेट उसके अंदर हम कर सकते हैं। उसके बाद में यूरिन होगा वो आगे जाएगा और रीनल पेल्विस से वापस वो बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है कि किस तरीके से यूरिन होता है वो इस नेफ्रॉन के द्वारा बनता है और आगे किस तरीके से उसके अंदर किडनी से वो बाहर जाता है, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द जो यूरिनरी जो ऑर्गन्स होता है नेफ्रॉन से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो नेफ्रॉन का जो टाइप्स और उसके जो किडनी की जो फंक्शन या किडनी का सर्कुलेशन से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।